डियर किड्स, वेलकम टू ऑरस डिजिटल। माय नेम इज रीना नागदेव, आई एम योर ज़ूलॉजी एजुकेटर। आज हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के बाकी हिस्से जो हमने लास्ट टाइम नहीं कवर किए थे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि सर्कुलेटरी सिस्टम के टाइप्स क्या होते हैं। आज हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के कंपोनेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हम सबसे पहला कंपोनेंट जो डिटेल में पढ़ेंगे वो है ब्लड, माने हमारा खून। बच्चों, तो अगर मैं ब्लड को एक टेस्ट ट्यूब में लूं और उससे हाई स्पीड पे रोटेट करूं, माने सेंट्रीफ्यूज करूं, तो ब्लड के कंपोनेंट्स अलग हो जाते हैं। तो मुझे दिखता है कि नीचे एक रेड कलर का डार्क लेयर सेडिमेंट हो जाता है जिसमें जनरली रहते हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स। ऑलराइट, बीच में मुझे एक बफी व्हाइट कलर का कोट दिखता है जहां पे दूसरे दो सेल्यूलर कंपोनेंट्स होते हैं जो होते हैं हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। और ऊपर मुझे एक स्ट्रॉ कलर का फ्लूइड दिखता है जिसका नाम है प्लाज्मा। तो हमें सबसे ऊपर प्लाज्मा दिखता है। सेंट्रीफ्यूगेशन में बेसिकली क्या होता है बच्चों, साइज के बेसिस पे चीजें सेग्रीगेट हो जाती हैं। ओके, तो चलो हम सारे कंपोनेंट्स को डिटेल में देखते हैं। अब बच्चों, ये खास याद रखना कि मैंने कोशिश की है दैट इस फ्लो चार्ट में वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर हो जाए जिससे क्वेश्चंस आते हैं। ऑलराइट, तो इस फ्लो चार्ट के जरिए ही हम मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, ये मेरी कोशिश रहेगी। सो लेट्स सी वन बाय वन ऑल दी कंपोनेंट्स। तो देखो बच्चों, ब्लड में सबसे ज्यादा होता है प्लाज्मा, मतलब एनसीईआरटी says that 55% of blood is composed of plasma. Alright, एनसीईआरटी says that 45% जितने फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स जनरली सेल्यूलर कंपोनेंट्स होते हैं और प्लाज्मा इज द लिक्विड पोर्शन। ऑलराइट, अगर हम प्लाज्मा के अंदर देखें तो प्लाज्मा के अंदर हमें वाटर, प्रोटीन्स और दूसरे सब्सटेंसेस दिखते हैं। बच्चों याद रखना, प्लाज्मा में 90 to 92% पानी ही होता है, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा इज लिक्विड इन नेचर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर एक सॉल्वेंट होता है जिसमें सारे सब्सटेंसेस आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे गैसेस, हार्मोन्स, वेस्ट, ये सब प्लाज्मा के वाटर में ही डिसॉल्व होके ट्रांसपोर्ट होते हैं। पर जो भी चीजें पानी में डिसॉल्व होके ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रही हैं उनका क्या, जैसे लिपिड्स, ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, तो मुझे इनको ट्रांसपोर्ट करना हो तो भैया मैं क्या करूंगी, तो उनके लिए निर्धारित प्रोटीन्स होते हैं। ऑलराइट, तो प्लाज्मा का जो दूसरा कंपोनेंट है वो है प्रोटीन्स। अब एनसीईआरटी सेज कि प्रोटीन 6 to 8% होते हैं, ये खास याद रखना। अब देखो, प्लाज्मा में 3 तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रिनोजन। अब सबका फंक्शन एक एक करके देखते हैं। मैंने कोशिश की है कि मैं सारे पॉइंट्स को बहुत क्विकली समराइज कर दूं ताकि आप जल्दी जल्दी याद रख पाए। अब बच्चों, एल्ब्यूमिन के 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन याद रखना, ये ऑस्मो रेगुलेशन और ट्रांसपोर्ट करता है। देखो, ऑस्मो का मतलब होता है पानी, रिलेटेड टू वाटर। रेगुलेशन में वेरी वेल नो टू लुक आफ्टर द अमाउंट ऑफ समथिंग। राइट, तो ये पानी का लेवल बनाए रखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एल्ब्यूमिन का। व्हाट डू वी मीन बाय दैट? देखो, ऐसा होता है कि आपके खून में अगर एल्ब्यूमिन ना हो तो खून के अंदर ये जो 90 to 92% वाटर है ना प्लाज्मा का, वो रिटेन्ड ही नहीं रहेगा। एल्ब्यूमिन पानी के साथ राज और सिमरन वाला रिश्ता दिखाता है, रोमियो और जूलियट वाला रिश्ता दिखाता है, मतलब जहां एल्ब्यूमिन होता है वहां वाटर मॉलिक्यूल्स रिटेन्ड रहते हैं। तो अगर एल्ब्यूमिन चला जाए तो ब्लड के अंदर वाला पानी टिश्यूज में भर जाता है। इस कंडीशन को मेडिसिन में इडीमा कहते हैं। ठीक है, वैसे तो ये चैप्टर अब डिलीट हो चुका है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। वहां पे एक डिसऑर्डर आपको दिया गया था, क्वाशियरकर। इस डिजीज में भी ऐसा ही होता है कि जो बच्चे जिनमें प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है, जो डाइट के थ्रू प्रोटीन नहीं अचीव कर पाते हैं, उनमें क्या हो जाता है, प्रोटीन डेफिशिएंसी से एल्ब्यूमिन प्रोटीन भी नहीं बन पाता है, तो इनके खून में एल्ब्यूमिन नहीं आ पाता है, जिसके कारण इनके खून का सारा पानी इनके पेट में भर जाता है, जिससे इनकी पॉट जैसी बेली हो जाती है। ऑलराइट, तो बच्चों ये खास याद रखना कि ऑस्मो रेगुलेशन करता है, पानी का अमाउंट खून में बनाए रखता है। दूसरा इसका काम है ट्रांसपोर्ट। तो जो भी चीजें पानी में डिसॉल्व नहीं हो पा रही है, जिनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक एडिशनल डिलीवरी गाय लग रहा है, तो ठीक है, आप इसको समझ लेना, ये जोमेटो, स्विगी या डोमिनोज के डिलीवरी पर्सन जैसा है, मतलब ये चीजों को यहाँ से वहां ट्रांसपोर्ट कराने में मदद करता है। तो एल्ब्यूमिन ट्रांसपोर्ट भी करता है। अब बात करते हैं ग्लोब्यूलिन की। तो देखो बच्चों, ग्लोब्यूलिन के 3 टाइप्स होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा और बीटा ग्लोब्यूलिन तो ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन जो गामा ग्लोब्यूलिन है इसी को हम एंटीबॉडीज भी कहते हैं। अब हम बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि एंटीबॉडीज तो हमें भैया डिजीज रेजिस्टेंस देती हैं या हमें पैथोजन से बचाती हैं।
तो बिल्कुल गामा ग्लोबुलिन का काम होता है टू हेल्प अस क्लियर एन इन्फेक्शन, टू हेल्प अवर इम्यून सेल्स क्लियर एन इन्फेक्शन। ये कैसे काम करती है ये डिटेल में मैं इसी चैप्टर के दूसरे सेक्शन में बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए याद रखना ये एक पैथोजन को क्लियर करने में मदद करती है। इससे मेरा क्या मतलब है बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि एंटीबॉडीज पैथोजन को मार देती हैं, इफ यू आर आस्क्ड दैट एंटीबॉडीज किल अ पैथोजन, ट्रू और फॉल्स? It is completely false. Antibodies assist in clearance of a pathogen. They cannot kill a pathogen. ऐसा क्यों, ये हम आगे वाले सेक्शंस में बढ़ेंगे। राइट, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि जो अल्फा और बीटा ग्लोब्यूलिन है, ये जो एल्ब्यूमिन है, ये जो फाइब्रिनोजन है, ये सारे ही प्रोटीन्स लिवर में सिंथेसाइज होते हैं। ये भी रीनीट में एक क्वेश्चन में पूछा गया था। अगर आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए दैट ऑल ब्लड प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय लिवर, ट्रू और फॉल्स? द आंसर इज फॉल्स। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए मोस्ट ब्लड प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय लिवर, द आंसर इज ट्रू और फॉल्स? इट इज ट्रू। ऐसा क्यों भाई? तो गामा ग्लोब्यूलिन है हमारा एक्सेप्शन। गामा ग्लोब्यूलिन माने एंटीबॉडीज बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। बाकी सारे ब्लड प्रोटीन्स लिवर में बनते हैं, लेकिन सिर्फ गामा ग्लोब्यूलिन माने हमारी एंटीबॉडीज बी लिम्फोसाइट्स में सिंथेसाइज होते हैं। तो ये एक्सेप्शन खास याद रखना। तो भैया फाइब्रिनोजन का फंक्शन क्या है? फाइब्रिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में एक प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग कराता है। ब्लड क्लॉटिंग को ब्लड कोगुलेशन भी कहते हैं। अब ये क्या काम करता है? तो बच्चों जैसे आप कोई भारी चीज उठा रहे हो, कभी आपने कोई भारी चीज उठा ली या आपने बहुत स्ट्रेनस वर्कआउट कर लिया, इन सब केसेस में क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर जो छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं वो टूट जाती हैं। ये होती है इंटरनल इंजरी। या फिर कभी मैं राह चलते गिर गई या कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो हमें जो एक्सटर्नल चोट लगती है एक एक्सटर्नल इंजरी है। दोनों ही केसेस में ब्लड लॉस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये कंपोनेंट ब्लड क्लॉट कर देता है। हमारा खून कंटिन्यूअसली नहीं बहता रहता है, कुछ समय में बहना बंद हो जाता है। राइट, तो ये ब्लड क्लॉटिंग के कारण होता है। अब ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसमें ना सिर्फ फाइब्रिनोजन और भी बहुत सारे प्रोटीन्स और कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जो हम इसी चैप्टर के अगले सेक्शन में पढ़ेंगे। बट फॉर राइट नाउ रिमेंबर दैट ब्लड क्लॉटिंग इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ फाइब्रिनोजन। इजी। तो वापस प्लाज्मा में पहले तो याद रखना प्लाज्मा 55% होता है। प्लाज्मा में 90 to 92% पानी होता है, 6 से 8% प्रोटीन होता है और बाकी दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं जैसे गैसेस, हार्मोन्स, वेस्ट। प्रोटीन्स 3 टाइप के होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन का काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। ग्लोबुलिन 3 टाइप के होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा और बीटा ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं। गामा ग्लोबुलिन इन्फेक्शन को क्लियर करने में मदद करते हैं। फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग करते हैं। और ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना दैट all blood proteins are produced by liver except gamma globulins, these are produced by B lymphocytes. Easy। अब हम बढ़ते हैं formed elements की तरफ। अब सी formed elements are the cellular components of the blood. Now ये 45% अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इनमें आते हैं रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पुसेल्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। तो रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स को रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स या रेड ब्लड सेल्स कह रहे हैं क्योंकि ये लिटरली लाल रंग के दिखते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो कि एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, जिसके कारण ये लाल रंग के दिखते हैं। इनका काम होता है जनरली O2 और CO2 को ट्रांसपोर्ट करना, मतलब गैसियस ट्रांसपोर्ट इनका मेजर फंक्शन है। अब सी एरिथ्रो का लैटिन में मतलब होता है रेड, साइट CYTE का मतलब होता है सेल। तो दीज आर otherwise known as red blood cells, राइट, नाम में ही है उसका अर्थ। दूसरा कंपोनेंट है व्हाइट ब्लड कॉर्पुसेल्स जिन्हें हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। सी ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, साइट का मतलब होता है सेल। तो दीज आर व्हाइट ब्लड सेल्स, इनका खुद का कोई रंग नहीं होता है। प्लेटलेट्स माने थ्रोम्बोसाइट्स, इनको सेल का टुकड़ा कहते हैं। ऑलराइट, ये एक्चुअल सेल्स नहीं है, ये सेल का टुकड़ा है। जब हमारे सारे ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं, हमारे सारे ब्लड सेल्स एडल्ट्स में बोन मैरो में बनते हैं, ये हम इसी चैप्टर के दूसरे सेक्शन में देखेंगे। तो जब हमारे सारे ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं तब एक बड़ा सा सेल होता है जिसमें फ्रेगमेंटेशन हो जाता है और टुकड़े 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 जनरेट होते हैं जिनको हम प्लेटलेट्स कहते हैं। ओके, प्लेटलेट्स का काम होता है अगेन ब्लड क्लॉटिंग। अब जैसा मैंने कहा था ब्लड क्लॉटिंग एक बहुत कॉम्प्लेक्स कैस्केड ऑफ प्रोसेस है, तो जिसका एक कंपोनेंट प्लेटलेट्स भी है।
अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है इनका अमाउंट। एनसीईआरटी हमें क्या बोल रही है ये हमें खास याद रखना है। तो वापस 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें अगर मैं रेड ब्लड सेल्स का अमाउंट देखूं तो एनसीईआरटी ऐसा कह रही है कि मैंने 1 मिलीमीटर क्यूब जितना खून लिया, तो 1 मिलीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ ब्लड में 5 to 5.5 मिलियन आरबीसीज है। अब इतने सारे आरबीसी क्यों है? देखो आरबीसीज ही ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऑक्सीजन होता है तो ही हम ज्यादा एटीपी बना पाते हैं, एटीपी तो हमारी एनर्जी करेंसी है, उसी से तो हम जिंदा रहते हैं ना। तो इसलिए हमें आरबीसीज का अमाउंट सबसे ज्यादा चाहिए ताकि हम एफिशिएंटली बहुत सारा एटीपी प्रोड्यूस कर पाए। यही है जो ऑक्सीजन को मैक्सिमली ट्रांसपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट ल्यूकोसाइट्स का अमाउंट, व्हाइट ब्लड सेल्स का अमाउंट एनसीईआरटी कहती है 6000 to 8000 पर mm क्यूब ऑफ ब्लड होता है। मतलब मैं 1 mm क्यूब वॉल्यूम जितना ब्लड लूं तो उसमें 6000 to 8000 जितने डब्ल्यूबीसीज मुझे दिखते हैं। लेकिन डब्ल्यूबीसीज के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेट अस सी वन बाय वन कि कौन क्या करता है। बट बच्चों याद रखना ये अमाउंट ऑब्वियसली बढ़ जाएगा जब तुम्हें कोई इन्फेक्शन लगता है, तो इनका अमाउंट बढ़ जाता है। एनसीईआरटी कहती है प्लेटलेट्स का अमाउंट होता है 1,50,000 to 3,50,000 पर mm क्यूब ऑफ ब्लड। तो वापस प्लाज्मा होता है 55%, फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं 45%, प्लाज्मा में वाटर होता है 90 to 92% और प्रोटीन्स होते हैं 6 to 8%। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स का याद करते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं 45%, जिसमें होता है क्या, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, थ्रोम्बोसाइट्स। तो रेड ब्लड सेल्स का अमाउंट बच्चों फटाफट से याद कर लो, क्या होता है 5 to 5.5 मिलियन पर mm क्यूब ऑफ ब्लड। देन व्हाइट ब्लड सेल्स का अमाउंट क्या होता है 6000 to 8000 पर mm क्यूब ऑफ ब्लड। एंड देन देयर आर थ्रोम्बोसाइट्स, इनका अमाउंट क्या होता है 1,50,000 to 3,50,000 पर mm क्यूब ऑफ ब्लड। चलो अब डिटेल में देखते हैं व्हाइट ब्लड सेल के टाइप्स, मतलब ल्यूकोसाइट्स के टाइप। अब देखो जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं इनकी दो बिरादरी है, एक ग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट। तो कुछ तरह के डब्ल्यूबीसीज ऐसे होते हैं जिनको मैं अगर माइक्रोस्कोप में देखूं तो मुझे इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स दिखते हैं, और इनको हम कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट। अगर मैंने इस WBC को माइक्रोस्कोप में देखा और मुझे कोई ग्रेन्यूल्स नहीं दिखे तो वो कहलाएगा ए ग्रेन्युलोसाइट। ए का मतलब होता है एब्सेंट, तो इनमें ग्रेन्यूल्स एब्सेंट है। तो ग्रेन्यूल क्या है, ये डॉटेड स्ट्रक्चर क्या है? तो बच्चों याद रखना ये एंजाइम से बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पैथोजन की क्लियरेंस में मदद करते हैं। अब हर तरह का ग्रेन्युलोसाइट कोई स्पेसिफिक तरह का केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसके बारे में अभी हम देखेंगे, राइट। तो ए ग्रेन्युलोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं और ग्रेन्युलोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं। इजी। अब ए ग्रेन्युलोसाइट्स मतलब जिनके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेन्यूल नहीं है के दो टाइप्स है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट के फिर दो टाइप है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। अब चलो इनके बारे में तुम्हें थोड़ा बताती हूँ। देखो हमारी बॉडी में कुछ सेल्स ऐसे हैं जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी देते हैं, मतलब जो स्पेसिफिकली याद रखते हैं कि कौन सा पैथोजन कब आया था, उसने हमें कैसे परेशान किया था और उसने क्या क्या चीजें एग्जर्ट की थी हमारी बॉडी पे। ठीक है, ये याद रखते हैं कि कौन हरी झंडी से आया था, कौन लाल झंडी से आया था और कौन मेरा खुद का तिरंगा है। I'm just kidding। तो ये वाले जो सेल्स हैं जो स्पेसिफिकली याद रखते हैं इन्हें हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं, जिनके दो टाइप्स है, बी सेल्स और टी सेल्स। ये हमें स्पेसिफिक इम्यूनिटी रेंडर करते हैं। स्पेसिफिक इम्यूनिटी मतलब दे हैव एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट कि ये मेरा है ये पराया है। दे हैव एबिलिटी कि ये याद रखें कि कौन सा पैथोजन कब आया था और इसने कितना है वो क्रिएट किया था, ऑलराइट। बाकी के जो भी सेल्स हैं मोनोसाइट, एओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी देते हैं। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी का मतलब कि स्पेसिफिकली ये याद नहीं रखते कि कौन सा पैथोजन क्या है, कौन वायरस है, कौन बैक्टीरिया है, बस इनको ऐसा दिखता है कि ये फॉरेन है, इसको मार देना चाहिए तो ये मार देते हैं। ओके। अब देखो जो बी लिम्फोसाइट होते हैं ना, जैसा मैंने बताया था वो गामा ग्लोबुलिन्स माने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। एंटीबॉडीज किसी पैथोजन को क्लियर करने में मदद करती है। कैसे, ये हम इसी चैप्टर के दूसरे सेक्शन में देखेंगे। बट थोड़ा बहुत समझाने के लिए समझा लो तो मान लो कि आप एक रूम में हो जहाँ बहुत सारे लोग हैं आपकी तरह सिविलियंस और 3-4 टेररिस्ट घुसा है। अब आप सोचो कि कोई आर्मी वाला है और ऐसे ही रैंडमली बंदूक चलाने लगे तो ठीक है, टेररिस्ट तो मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे ना, सिविलियंस का क्या दोष था। तो एंटीबॉडीज ये सेम चीज नहीं होने देती है हमारी बॉडी में। बाकी के इम्यून सेल्स ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जिससे
बाकी के सेल्स भी मर सकते हैं जो नॉन पैथोजेनिक है, लेकिन एंटीबॉडीज क्या करती है, जैसे मान लो मेरी बॉडी में खूब सारे बैक्टीरिया घुसा है तो वो सबको चिपका देगी साथ में, सारे बैक्टीरिया इकट्ठा हो जाएंगे मेरी बॉडी में ताकि मेरे बाकी इम्यून सेल्स आए और इन्हें क्लियर कर पाए, तो ये पैथोजन को प्रेसिपिटेट कर देती है। ओके, इसलिए डायरेक्टली मारती नहीं है लेकिन मारने में मदद करती है। दूसरे होते हैं हमारे पास टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट है ना, वो पुलिस वाले की तरह होती है जो हमारी बॉडी में घूमते रहते हैं, ठीक है। टी लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी में स्टोर करते हैं, दे रिकॉग्नाइज दैट दिस इज सेल्फ एंड दिस इज नॉन सेल्फ, ऑलराइट। तो ये हमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देते हैं। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का मतलब है, सोचो तुम कोई पानी से भरा गुब्बारा, उस पर तुम गोलियां चला दो तो क्या होगा, फटेगा ना वो। तो वैसा ही ये करता है पैथोजन के साथ। तो देखो बायोमोलिक्यूल्स में हम पढ़ते हैं कि सेल में 70 to 90% वाटर होता है, ऑलमोस्ट कोई भी लिविंग सेल इतने पानी से ही बना होता है। अब मैं इसमें छेद कर दूं तो सेल तो फटेगा, तो ये ऐसे एंजाइम्स रिलीज करता है जिससे पैथोजेनिक सेल बर्स्ट हो जाता है, परफोरिन्स रिलीज करता है, जिसके बारे में डिटेल में हम देखेंगे। ओके, अब बात करते हैं मोनोसाइट की। तो मोनोसाइट फेगोसाइटोसिस करते हैं। फेगोसाइटोसिस मतलब अमीबा कैसे अपना सूडोपोडिया फैलाता है, खाने को खा जाता है, वैसे ये पैथोजन को खा जाता है, ठीक है। इसके पास भी सूडोपोडिया होता है, इट हैज एबिलिटी टू प्रोड्यूस सूडोपोडिया एंड एनगल्फ अ पैथोजन। अब अमाउंट याद रखेंगे, लिम्फोसाइट 20 to 25% होते हैं, मोनोसाइट 6 to 8% होते हैं। ग्रेन्युलोसाइट मतलब जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स है, इनके 3 तरह के नाम है। देखो तुम्हें कुछ एक जैसा नाम दिखेगा, फिल 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 लिखा है इसका क्या मतलब हुआ, फिल का मतलब होता है प्यार, ठीक है। मतलब देखो अब मैंने क्या बोला, व्हाइट ब्लड सेल का कोई खुद का रंग तो है नहीं, तो तुम्हें कोई ना कोई डाई डालनी होगी जिससे ये स्टेन हो, ठीक है। तो जो इओसिनोफिल होते हैं ना, एसिडोफिल भी कहते हैं, इओसिन एक एसिडिक स्ट्रेन होता है, तो जो सेल को एसिड पसंद है एसिडोफिल, ठीक है। जो एसिडिक स्टेन से डाई हो रहा है इन्हें हम इओसिनोफिल्स कहते हैं। अब इओसिनोफिल्स का काम होता है कि एलर्जी को सप्रेस करते, दे आर इन्वॉल्वड इन एलर्जी मतलब दे सप्रेस एलर्जी एंड दे आर एक्टिव अगेंस्ट वार्म इन्फेक्शन। अगर कोई पेशेंट तुम्हारे पास आए और बोले मुझे तो डॉक्टर बहुत ही पेट में दर्द हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है, तो आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर्स हमेशा यही कहते हैं कि पहले आप सीबीसी रिपोर्ट करा के लाओ। अब डॉक्टर को दिखे कि भैया तुम्हारे ब्लड में इओसिनोफिल ज्यादा है, मतलब 100% ये पेट में दर्द हेलमिंथ इन्फेक्शन के कारण हो रहा है। तो जब भी हमें किसी हेलमिंथ का इन्फेक्शन लगता है, वॉर्म का इन्फेक्शन होता है, तो इओसिनोफिल्स एक्टिव हो जाते हैं, इनका अमाउंट बढ़ जाता है। ओके, तो याद रखना ये एलर्जी को रिड्यूस करते हैं और खास करके हेलमिंथ इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं, उसके टाइम एक्टिव हो जाते हैं। बेजोफिल जिनको बेस से मोहब्बत है, मतलब ये बेसिक डाई से स्टेन होते हैं, इनका अमाउंट बहुत कम होता है। देखो इओसिनोफिल्स का तो फिर भी 2 to 3% होता है, इनका अमाउंट बहुत कम होता है, 0.5 to 1% ही होते हैं। ये तो ना हो उतना अच्छा, क्योंकि ये एलर्जी कॉज करते हैं, इनके कारण एलर्जी होती है, ठीक है। अब एलर्जी क्या होती है हम इसी चैप्टर में डिटेल में आगे देखेंगे। सो दे इंड्यूस एलर्जी। न्यूट्रोफिल्स का अमाउंट सारे व्हाइट ब्लड सेल्स में से सबसे ज्यादा होता है, 60 to 65% ये होते हैं, ये फेगोसाइटोसिस करते हैं। अब बच्चों मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक बार आपको बताती हूँ कौन कितने अमाउंट में होता है। तो देखो सबसे ज्यादा याद रखना न्यूट्रोफिल्स होते हैं, अगर हम सिर्फ WBCs की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, अगर हम सिर्फ WBCs की बात करें तो न्यूट्रोफिल्स का अमाउंट सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद लिम्फोसाइट्स का अमाउंट सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद मोनोसाइट्स, फिर हम याद रखेंगे इओसिनोफिल्स एंड फिर हम याद रखेंगे बेजोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स का अमाउंट फटाफट से बता दो बच्चों, फटाफट से सोचने लगो, चलो चलो। तो याद रखना न्यूट्रोफिल्स का अमाउंट क्या होता है, 60 to 65%। मेरे साथ याद रखना कितना होता है, 60 to 65%। लिम्फोसाइट्स का अमाउंट क्या होता है, 20 to 25%। देन रिमेंबर मोनोसाइट्स का अमाउंट क्या होता है, 6 to 8%। इओसिनोफिल्स का अमाउंट क्या होता है, 2 to 3%। और सबसे कम कौन होता है, 0.5 to 1% कौन होता है, बेजोफिल्स। इजी याद हुआ अच्छे से, हाँ कि हाँ, चलो आई एम अज्यूमिंग आप हाँ ही बोल रहे होंगे, है ना। अब मैडम आप साइड में क्यों चले गए, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, बताया था ना, ठीक है।
तो यहाँ पे हम आज की क्लास वाइंड अप करेंगे। इसके आगे के टॉपिक्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की सभा में यही समाप्त करते हैं। आगे का जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल आओ जो। जय श्री कृष्ण।